हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सॉल्यूशंस। सो आज की वीडियो में हम एम्स नॉर्सेट की रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लास्ट ईयर 2021 एम्स नॉर्सेट में आ रखे हैं। तो आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, साइड इफेक्ट ऑफ क्रोनएम्फलिकॉल इज, एंड द ऑप्शंस आर डिजीनेस, हेडेक, बोन मैरो सप्रेशन और इम्यूनिटी सप्रेशन। सो हमारा क्रोनएम्फेनिकॉल जो है, इट इज अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एंड इसका जो मेन साइड इफेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर सी, बोन मैरो सप्रेशन। अगर हम देखें तो बिग सुपर हाइपर सेंसिटिविटी, इस निमोनिक से हम इसके साइड इफेक्ट्स को याद कर सकते हैं, इन विच बी स्टैंड्स फॉर बोन मैरो डिप्रेशन, आई स्टैंड्स फॉर इरिटेटिव इफेक्ट्स लाइक नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, जी स्टैंड्स फॉर ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो जो ग्रे बेबी सिंड्रोम है, दिस इज द कॉमनेस्ट साइड इफेक्ट जो कि बच्चों में होता है। एंड एस स्टैंड्स फॉर सुपर इन्फेक्शंस, एंड एच हाइपर सेंसिटिविटी जो हमारा है, दैट हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती है पेशेंट को, लाइक रैशेस हो सकते हैं, फीवर हो सकता है और एंजियो अडीमा। सो दीज ऑल आर द मेन साइड इफेक्ट ऑफ दिस ड्रग. नाउ द नेक्स्ट इज maximum and minimum score of GCS are, and the options are 8 to 9, 8 to 12, 12 to 13 और 3 to 15. So अगर हम GCS की बात करते हैं तो that is Glasgow Coma Scale, basically which is we are using to check the level of consciousness of the patient. And इसमें हमारी जो स्केल होती है उसमें जो मिनिमम और मैक्सिमम स्कोर है that is 3 and 15. 3 is the minimum score, 15 is the maximum score. अगर हम जीसीएस स्केल की बात करते हैं तो इसमें हमारे 3 पैरामीटर्स होते हैं जो हम देखते हैं टू चेक द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ अ पेशेंट। एंड जिसमें हम पेशेंट की आई देखेंगे, आई रिस्पॉन्स, वर्बल रिस्पॉन्स एंड मोटर रिस्पॉन्स देखते हैं। आई रिस्पॉन्स में हमारा मैक्सिमम स्कोर 4 है एंड मिनिमम स्कोर इज 1। वर्बल में मैक्सिमम स्कोर इज 5 एंड मिनिमम स्कोर इज 1। एंड मोटर में मैक्सिमम स्कोर इज 6 एंड मिनिमम स्कोर इज 1। तो इसीलिए हमारा जो मिनिमम स्कोर है दैट इज 3, एंड इफ इट इज 3 देन द पेशेंट इज टोटली रिस्पॉन्सिव। बेस्ट रिस्पॉन्स हमारा होता है 15, बट जो हम 9 to 15 हमारा मतलब कि जो पेशेंट है दैट इज कॉन्शियस, मतलब वो पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है। एंड इफ इट इज 8 और लेस देन 8 दैट सजेस्ट दैट द पेशेंट इज कोमाटोज क्लाइंट। तो मेनली इन द न्यूरो आईसीयूज एंड हमारे जो इंटेंसिव केयर यूनिट्स हैं उनमें हम ज्यादातर जीसीएस स्केल जो है वो पेशेंट की चेक करते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द गिवन फिगर। लाइक इन एम्स में हमें जो मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं वो इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी आएंगे एंड बहुत ही कॉमन कॉमन जो बहुत ही मतलब कि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस है वो भी हमसे पूछे जाते हैं। तो लाइक इसमें इन्होंने पूछा है कि ये जो है ये क्या है, इस इमेज का नाम क्या है, विच रिट्रैक्टर इज दिस। So the options are Hohmann retractor, Fairbeat retractor, Doyne's retractor or Devers retractor. So this is Devers retractor. Option number D is the right answer. और Devers retractor हम मेनली हमारी एब्डोमिनल सर्जरीज में हम देखते हैं, लाइक हमारे अगर हमने लेफ्ट लीवर लोब को पुश करना है, जो एब्डोमिनल वॉल्स को पुश करना है इन सिजेरियन सेक्शन, तो उन केसेस में हम ये Devers retractor है जो यूज करते हैं। Now the next is, a client has undergone spinal anesthetic. It will be important that the nurse immediately position the client in, and the options are on the side to prevent obstruction of the airway by tongue. Option number B is flat on back. Option number C is on the back with knees flexed 15 degree. Option number D is flat on the stomach with the head turned to the side. सो पेशेंट को आफ्टर स्पाइनल एनेस्थीसिया जो रिकमेंडेड पोजीशन है दैट इज सुपाइन पोजीशन फॉर 4 to 5 आवर्स। सो सुपाइन पोजीशन, फ्लैट ऑन द बैक हम पेशेंट को रखेंगे। पेशेंट को पिलो भी नहीं देना है, क्यों? ताकि पेशेंट को हम पोस्ट स्पाइनल हेडेक से प्रिवेंट कर सके। अगर हम पेशेंट को पिलो देते हैं या कोई और पोजीशन देते हैं तो पेशेंट को पोस्ट स्पाइनल हेडेक हो सकती है जो कि काफी दिनों तक रहती है। Now the next is, a patient recently started on phenytoin to control simple complex seizure seen in the outpatient clinic. Which information obtained during his chart review and assessment will be of greatest concern? And the options are, the gums appear enlarged and inflamed, the white blood cell count is
2300. Patient occasionally forget to make the phenytoin until after lunch. And option number D is patient wants to renew his driver license next month. So patient है, उसको सीजर्स है, phenytoin पे है, which is a anti epileptic medication. So इसमें जो सबसे मेन कंसर्न रहेगा दैट इज ल्यूकोपीनिया. ऑप्शन नंबर बी. ल्यूकोपेनिया इज अ कंडीशन जहाँ पे हमारे जो ब्लड वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो नॉर्मल से कम होते हैं, डिक्रीज लेवल पे होते हैं. बिकॉज अगर WBC कम है तो पेशेंट इज एट द रिस्क ऑफ गेटिंग इन्फेक्शन. तो इसलिए हमने WBC हमारा कंसर्न रहेगा. Gums appear enlarged and inflamed is also one of the side effect of phenytoin. तो उसके रिगार्डिंग भी हम पेशेंट को एजुकेट करेंगे. पेशेंट को बोलना है कि फिनाइटोइन टाइमली लेनी है. एंड जो पेशेंट हमारे एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन पे होते हैं, सीजर्स पे होते हैं, एंटी साइकोटिक जो एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस पे होते हैं, उनको हम ड्राइविंग के लिए मना करते हैं. तो इसलिए हमने पेशेंट को एजुकेट करना है कि अभी ड्राइव नहीं करना है. Now the next is the nurse is caring for a patient woman 2 hours after vaginal delivery. Documentation indicates that the membranes were ruptured for 36 hours prior to delivery. What are the priority nursing diagnoses at this time? And the options are altered tissue perfusion, risk for fluid volume deficit, high risk for hemorrhage or risk for infection. सो पेशेंट है, उसको ऑलरेडी प्री रप्चर मेम्ब्रेन है, दैट इज फॉर 36 आवर्स. सो जो फीमेल रहेगी वो कौन से रिस्क पे रहेगी? तो दैट इज रिस्क फॉर इन्फेक्शन. सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. Now the next is a patient with asthma has low pitched wheeze present in the final half of the exhalation. 1 hour later, the client has high pitched wheezes extending throughout exhalation. This change is assessment indicate to the nurse that the client has increased airway obstruction, has improved airway obstruction, needs to be suctioned or exhibit hyperventilation. So in case of bronchial asthma हमें wheezing देखने को मिलेगी due to the constriction or narrowing of the रेस्पिरेटरी सिस्टम. जो हमारे एल्वेलॉयज हैं और ब्रोंकियोल्स हैं उनमें कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, उनकी नैरोइंग हो जाती है. तो इसलिए जब पेशेंट एक्सेल करेगा तो उस टाइम पे हमें वीजिंग सुनाई देगी. तो अगर पेशेंट पहले वीज कम लो पिच थी लेकिन उसके बाद हाई पिच्ड हो गई तो दैट शोज कि पेशेंट का देयर इज इंक्रीज्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन. जितनी ज्यादा वीजिंग होगी उतना ज्यादा एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होगा. सो ऑप्शन नंबर ए जो है दैट इज द राइट आंसर. नाउ द नेक्स्ट इज which of the following group of characteristics would the nurse expect to see in the client with schizophrenia? And the options are loose association, grandeur delusion, and auditory hallucinations. Option number B is period of hyperactivity and irritability alternating with depression. Option number C is delusion of jealousy and persecution, paranoia, and mistrust. Option number D is sadness, apathy, feeling of worthlessness, anorexia, and weight loss. So in case of schizophrenia the patient will be present with option number A. लूज एसोसिएशंस होंगे, मतलब जो भी उसके आइडियाज होंगे वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे. ग्रैंडियोर डिल्यूजन विल बी देयर एंड ऑडिटरी हेलुसिनेशन. वेयर एज जो हमारा सेकंड है दैट इज पीरियड ऑफ हाइपर एक्टिविटी एंड इरिटेबिलिटी अल्टरनेटिंग विद डिप्रेशन. तो ये दीज आर द सिम्टम ऑफ BPD. द पेशेंट है उसमें हाइपर एक्टिविटी भी है, इरिटेबिलिटी भी है और उसके बाद डिप्रेशन भी है. तो पेशेंट बाइपोलर मैनिक डिप्रेशन के सिम्टम शो कर रहा है. ऑप्शन नंबर सी इज डेल्यूशन ऑफ जेलसी एंड परसिक्यूशन, पैरानोया एंड मिस्ट्रस्ट. तो ये हमारा पैरानॉइड रिलेटेड प्रॉब्लम को शो कर रहा है क्योंकि पेशेंट को पैरानॉइड परसिक्यूशन है और पैरानोया है एंड मिस्ट्रस्ट है. इसके बाद सैडनेस, एपैथी, फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस, एनोरेक्सिया एंड वेट लॉस, ये हमारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं. Now the next is a client with schizophrenia hears a voice telling him he is evil and must die. The nurse understands that the client is experiencing, and the options are delusion, flight of ideas, idea of reference और hallucination. So the patients जिनमें हमें schizophrenia होता है उनमें हमें hallucination मिलेगा. So option number D is the right answer कि in the absence of the stimuli द पेशेंट जो है उसको कुछ ना कुछ आवाजें जो है वो सुनाई दे रही हैं. नाउ द नेक्स्ट इज बर्थ वेट क्वाड्रपल बाई
मतलब जो हमारा बर्थ वेट है वो 4 टाइम्स कब होता है? एट 5 मंथ्स, 1 ईयर, 18 मंथ्स और 2 ईयर। सो जो बर्थ वेट है वो 4 टाइम्स होता है एट 2 ईयर्स। सो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। डबल कब होता है? एट 5 to 6 मंथ। ट्रिपल होता है एट 1 ईयर। एंड उसके बाद 4 टाइम्स होता है एट 2 ईयर्स। Now the next is SSPE is a complication of which disease? And the options are whooping cough, measles, meningitis, and tetanus. So this is a complication of option number B, that is measles. On इसका full form क्या है? Full form is subacute sclerosing panencephalitis. Subacute sclerosing panencephalitis, and it is a neurological disorder. ठीक है, जिसमें कि जो बच्चा होगा उसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं कि फेलिंग स्कूल वर्क, मेमोरी लॉस, इरिटेबिलिटी विल बी देयर, आउटबर्स्ट टेम्पर, पर्सनैलिटी चेंज देखने को मिलेगा, डिसोरिएंटेशन, पुअर मेमोरी एंड जजमेंट। ये सारे सिम्टम्स जो हैं वो हमें देखने को मिलेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज contraception contraindicated in lactating mother, and the options are combined oral contraceptive pills, spermicidal jellies, condom or copper T. So the correct answer is option number A, that is combined oral contraceptive pills. Because during pregnancy हम मदर को ईस्ट्रोजन नहीं देते हैं। अगर मदर ब्रेस्ट फीडिंग है तो तब तक हम मदर को प्रोजेस्ट्रोन ओनली पिल्स लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि जो प्रोजेस्ट्रोन है वो ब्रेस्ट फीडिंग को अफेक्ट नहीं करता है। लेकिन जो ईस्ट्रोजन है इट कैन अफेक्ट द ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि ये प्रोलैक्टिन हार्मोन को अफेक्ट करेगा, तो इसीलिए हम कंबाइंड ओरल पिल्स लेने के लिए मना करते हैं। Now the next is, in which perineal tear anal sphincter is intact? And the options are first degree, second degree, third degree और fourth degree. तो मतलब कौन से पेरिनियल टीयर में जो हमारा एनल स्पिंचर है वो इंटैक्ट रहता है, वो अफेक्टेड नहीं होता। सो दैट इज ऑप्शन नंबर बी, सेकेंड डिग्री। सो अगर हम बात करें फर्स्ट में क्या होगा, देयर विल बी द डिस्ट्रप्शन ऑफ द पेरिनियल एंड वेजाइनल लाइनिंग। सेकेंड जो है इट इज द मोस्ट कॉमनेस्ट पेरिनियल टीयर, and there will be the disruption of the perineal skin or lining of vagina along with perineal muscle. Then in the third, ऊपर हमारे जो पेरिनियल स्किन था, विजाइना अफेक्ट हुई थी, पेरिनियल मसल अफेक्ट हुआ था, इसी के साथ साथ there will be the partial or complete disruption of the anal sphincter. And in the fourth, which is the most severe, इसमें हमारी lining of anus और जो rectum है वो भी include होता है। Now the next is convert 38.6 degree Fahrenheit degree to Fahrenheit. So इसमें जो हमारा correct answer है that is option number C, 101.48 डिग्री फ़ारेनहीट। सो इसमें हम कैसे करेंगे, ये वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे फ़ारेनहीट टू सेल्सियस का। तो फॉर्म द सेल्सियस हमें 38.6 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32। तो जब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं तो इट विल गिव अस 101.48। सो हमें ये फॉर्मूलाज याद होने चाहिए, ये भी हमें एम्स के क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है। तो इसलिए डिग्री से फ़ारेनहीट कैसे चेंज करना है और फ़ारेनहीट से डिग्री में कैसे चेंज करना है, तो ये हमें पता होना चाहिए। Now the next is, identify this instrument used in neonatal resuscitation, and the options are endotracheal tube, laryngeal mask airway or spirometer. So this is known as LMA, that is laryngeal mask airway, जो कि हम मेनली रिससिटेशन जहाँ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में बच्चों को रिससिटेट करने के लिए देते हैं। Now the next is, a client comes to the clinic with a bleeding nose. Which of the following instruction to the client is most appropriate? And the options are, option number A is sit up with your head tilted forward, grasp the soft part of your nose firmly between your thumb and forefinger. So this is the right answer. Option number A is the right answer. क्यों? क्योंकि हमने पेशेंट को बोलना है कि पेशेंट ने जो अपना हेड है वो आगे को फॉरवर्ड टिल्ट करना है, आगे को होना चाहिए, और जो अपने थंब और फोर फिंगर से या इंडेक्स फिंगर से नोज को पिंच करना है। अगर हम पेशेंट को बैकवर्ड के लिए बोलेंगे तो जो भी ब्लीड है वो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर हो सकता है, पेशेंट उसको एस्पिरेट कर सकता है। तो इसलिए हमने बोलना है कि हेड को आगे टिल्ट करना है और फिर उसको दबाना है फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। Now the next is, a nurse
is aware that the most common assessment finding in a child with ulcerative colitis is, and the options are intense abdominal cramp, profuse diarrhea, anal fissure, or abdominal distension. So in the child with ulcerative colitis, the child will be present with profused bloody diarrhea. So option number B is the right answer. और कभी कभी बच्चे को abdominal cramps भी होंगे. Now the next is, out of the following, which is considered as the positive sign of pregnancy? And the options are fetal movement, change of the uterus, then हमारा आ गया breast change and morning sickness. So इसमें इन्होंने पॉजिटिव साइन पूछे हैं. सो बेसिकली हम जब भी देखते हैं तो देयर आर प्रिजम्पटिव, प्रोबेबल और पॉजिटिव साइन. सो पॉजिटिव साइन में हमें फीटल फील होगा, लाइक यूएसजी किया हमने तो हमें उसमें फीटल दिखाई दिया, फीटल हार्ट रेट सुनाई दी, फीटल मूवमेंट्स हमें पता लगे, मतलब ऐसे पॉजिटिव सिम्टम कि जिसमें पता है कि इट इज कंफर्म्ड प्रेगनेंसी. सो द राइट आंसर इज फीटल मूवमेंट. इसके अलावा हमारे प्रिजम्पटिव एंड प्रोबेबल जो साइन होते हैं, प्रिजम्पटिव साइन हमारे होते हैं स्पेक्यूलेशन और अनकन्फर्म्ड, मतलब कि अनकन्फर्म्ड है, लाइक कि एमनोरिया हो गया, फटीक हो गया, ब्रेस्ट चेंज हो गया, सोर ब्रेस्ट हो गया, इंक्रीज्ड यूरिनेशन हो गया. तो ये हमें बाकी और कंडीशंस में भी हो सकते हैं. तो वी आर नॉट कंफर्म्ड कि वेदर द पेशेंट इज प्रेग्नेंट और नॉट. देन इसके बाद आते हैं हमारे प्रोबेबल साइन. तो प्रोबेबल साइन में हमारा आता है पॉजिटिव प्रेगनेंसी टेस्ट हो गया, रिटर्निंग ऑफ द फीटस. मीन्स प्रोबेबल मीन्स कि लाइकली टू बी द रीजन, प्रोबेबली और वेरी लाइकली, कि जो है वेरी लाइकली जो फीमेल है शी इज प्रेग्नेंट. Now the next is, after the closure of ductus arteriosum is known as ligamentum arteriosum, ligamentum venosum, fossa ovalis और ब्रेगमा. सो अगर हम फीटल सर्कुलेशन की बात करते हैं तो हमारे उसमें 3 शंट्स होते हैं. तो वो हमारे कौन कौन से होते हैं? डक्टस आर्ट्रियोसम जो कि हमारा अयोटा और पल्मोनरी उसमें, मतलब जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है और अयोटा के बीच में होता है. उसके बाद होता है हमारा डक्टस विनोसम जो कि हमारा लीवर के पास होगा, हमें हिपैटिक सर्कुलेशन में मिलेगा. एंड देन फोरामेन ओवेल जो कि हमारा एट्रियम में होता है. सो जब ये हमारा क्लोजर हो जाता है तो इट विल लीड टू ligamentum arteriosum. So option number A is the right answer. Now the next is, which of the following anti-tubercular drug cause peripheral neuropathy? So इसमें हमारे ऑप्शंस हैं आइसोनियाजाइड, पैराजीनामाइड, रिफैम्पिसिलिन और डेप्सन. सो कौन सी एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी जो न्यूराइटिस होती है, तो डेट इज आइसोनियाजाइड. ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर. इसलिए हम उसकी प्रिवेंशन के साथ साथ पेशेंट को पेरिडॉक्सिन देते हैं ताकि पेशेंट को पेरिफेरल न्यूराइटिस से हम प्रिवेंट कर सके. एंड डेप्सन जो है वो हम लेप्रेसी की ट्रीटमेंट में पेशेंट को देते हैं. Now the next is, incubation period is best defined as, and the options are time elapsed between first apparent sign to directly or indirectly transmitting pathogenic infection agent to another susceptible host. Option number B is, it is the time elapsed between exposure of pathogen to the first apparent sign and symptom. Option number C is the time between when a patient is exposed to a bacteria or virus and when a test can accurately detect organism, और बोथ 1 and 2. सो इंक्यूबेशन पीरियड हमारा होता है ऑप्शन नंबर बी, मतलब एक बार जब पैथोजन के साथ एक्सपोजर हुआ और जब तक फर्स्ट साइन एंड सिम्टम अपीयर नहीं होता उस कंडीशन को हम बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड. नाउ द नेक्स्ट इज, इन एनाफिलेक्टिक शॉक व्हिच मेडिकेशन आर गिवन? एंड द ऑप्शन आर एट्रोपिन. ऑप्शन नंबर बी इज एट्रोपिन प्लस नॉरएड्रेनालिन. ऑप्शन नंबर सी इज एड्रेनालिन. ऑप्शन नंबर डी इज एड्रेनालिन प्लस हाइड्रोकोर्टिसोन. सो एनाफ्लेक्टिक शॉक में हम पेशेंट को ऑप्शन नंबर सी दैट इज एड्रेनालिन देते हैं. तो जब भी हमने पेशेंट को कोई भी एंटीबायोटिक देनी है, जो कोई भी ऐसा ड्रग देना है जिससे एनाफ्लेक्टिक शॉक के चांसेस इंक्रीज होते हैं, तो साथ हमने एड्रेनालिन को भी लोड करना है ताकि इमीडिएटली अगर पेशेंट को एनाफ्लेक्सिक शॉक है, एनाफ्लेक्सिक रिएक्शन हो रही है, तो हम एड्रेनालिन दे दें. Now the next is, describe COVID-19 from the following term. And the options are endemic, sporadic, epidemic और pandemic. So COVID-19 जो है वो अभी क्या है? It is a pandemic because it is present in all over the world. जब कोई भी डिजीज पूरे कंट्रीज में, हर कंट्री में प्रेजेंट है, वर्ल्ड वाइड है,
तो दैट इज नोन एज पेंडेमिक। एंडेमिक, इट इज अ कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ अ स्पेसिफिक डिजीज, मतलब कोई डिजीज है वो कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट है किसी भी एरिया में। अगर हम बात करते हैं अभी मंकी पॉक्स की, है ना, मंकी पॉक्स पहले क्या था, इट वाज एंडेमिक इन अफ्रीकन रीजन्स, पहले वो अफ्रीकन रीजन्स में एंडेमिक था, वहां पे नॉर्मल केसेस आते थे, लेकिन अभी वो क्या है, पेंडेमिक हो गया है, काफी कंट्रीज में वो फैल गया है। स्पोरेडिक क्या होता है, स्पोरेडिक इज अ कंडीशन इन विच द डिजीज इज इरेगुलरली प्रेजेंट, मतलब वो कभी कभी आती है कभी नहीं आती, इरेगुलर पैटर्न विल बी देयर। एंड एपिडेमिक, इट इज द सडन आउटब्रेक ऑफ अ डिजीज, कोई भी डिजीज है अगर उसके एकदम से नंबर इंक्रीज हो जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं एपिडेमिक। Now the next is, when a drug is injected into the bone marrow, this pathway is called, and the options are intraperitoneal, intrathecal, intramedullary और intraarterial. So इसमें जो हमारा करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंट्रामेडुलरी। तो उसको हम बोलेंगे कि जब हम बोन मैरो में इंजेक्ट कर रहे हैं पेशेंट के। इंट्रापेरिटोनियल जब हम पेरिटोनियल कैविटी में कर रहे हैं, इंट्राथीकल जब हम स्पाइनल कॉर्ड में कर रहे हैं, और इंट्रा आर्ट्रियल जब हम डायरेक्ट आर्टरीज में कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज, बीएमआई ग्रेडिंग अंडरवेट इज लेस देन 18.5, 18.5 to 24.9, 25 to 29.9 और 30 टू हाइयर। तो कब हम बोलेंगे कि जो पेशेंट है वो अंडरवेट है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज लेस देन 18.5। अगर हम बात करते हैं अंडरवेट इज लेस देन 18.5 केजी पर मीटर स्क्वायर, केजी पर मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ बीएमआई, और ऐसे ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं, पेशेंट का वेट केजी में होना चाहिए और हाइट मीटर स्क्वायर में होनी चाहिए, और उसका डिवीजन विल लीड टू गिव अस द बीएमआई। नॉर्मल हम कब बोलते हैं, व्हेन द बीएमआई इज बिटवीन 18.5 to 24.9, ओवरवेट इज 25 to 29.9, ओबीज जब हमारा बीएमआई मोर देन और इक्वल्स टू 30 होता है देन द पेशेंट इज ओबीज। फर्दर ओबीसिटी की भी थ्री क्लासिफिकेशन है, ओबीज 1, ओबीज 2 एंड ओबीज 3। सो ओबीज 1 कब होता है, व्हेन द बीएमआई इज बिटवीन 30 to 34.9, ओबीज 2 होता है 35 to 39.9, एंड ओबीज 3 होता है मोर देन और इक्वल्स टू 40। सो दिस इज बीएमआई। Now the next is, when does the anterior fontanelle close in the child? So हमें पता है कि दो fontanelles are there, one is anterior and one is posterior. Anterior हमारा डायमंड शेप का होता है जिसको हम ब्रैग्मा कहते हैं, एंड posterior हमारा ट्रायंगुलर शेप का होता है जिसे हम लैम्डा कहते हैं। तो anterior fontanelle और posterior fontanelle पहले क्लोज होता है जो कि 6 वीक्स पे क्लोज होगा, 6 to 8 वीक्स पे क्लोज होगा, और एंटीरियर फॉन्टेनेले हमारा 1.5 साल पे क्लोज होता है, तो डेट इज 12 to 18 months। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज, which of the following is not a component of kangaroo mother care? And the option are skin to skin contact, supplementary nutrition, exclusive breastfeeding, early discharge and follow up। तो कंगारू मदर केयर हम कब देते हैं, जब हमारे पास जो बच्चे होता है वो लो बर्थ वेट होता है और प्रीटर्म होता है। जब बच्चे का वेट जो है 2.5 केजी से लेस है और प्रीटर्म है, उस टाइम पे हम बच्चे को केएमसी देते हैं। केएमसी के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज स्किन टू स्किन कांटेक्ट, क्योंकि छोटा बच्चा है, एट अ रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया है, तो इसलिए हमने स्किन टू स्किन कांटेक्ट मेंटेन करना है। इट कैन बी मेंटेन बाय मदर और विद एनी ऑफ द फैमिली मेंबर, बट दैट पर्सन शुड बी इन्फेक्शन फ्री। उसके बाद एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज देयर, एंड अर्ली डिस्चार्ज एंड फॉलो अप, जब उस बच्चे का जो वेट है 2.5 केजी हो जाता है तो तब हमने डिस्चार्ज करना है। सो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ केएमसी। सो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड जो लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।